गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जन विश्वास 2.0। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जन विश्वास बिल 2025, जिसको जन विश्वास 2.0 भी कहा जा रहा है, उसको रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बिल एक एक्सटेंशन है जन विश्वास 2023 का जो एक्ट आया था, जिसमें 16 सेंट्रल एक्ट्स को अमेंड किया गया था ताकि डीक्रिमिनलाइज और रैशनलाइज किया जा सके बहुत से ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ को। मतलब ये बिल जो है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस लेके आना चाहता है ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए। तो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के मुताबिक 370 जो हैं 888 सेंट्रल लॉज में से उनमें क्रिमिनल प्रोविजंस हैं 7300 प्लस क्राइम्स के लिए। और लगभग 75% जो क्राइम्स हैं वो डिफाइन किए गए हैं उन लॉज में जो रेगुलेट करते हैं एरियाज बियॉन्ड कोर क्रिमिनल जस्टिस, जैसे शिपिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपल गवर्नेंस। तो जैसे अगर हम माने कि अरेस्ट जो है वो बहुत छोटे छोटे ट्रिवियल एक्ट्स के लिए भी जो है वो प्रोविजन रखे गए हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रीट पर काऊ को मिल्क कर देते हो या फिर पेट डॉग को एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो ये जो है मतलब इन चीज़ों के लिए भी क्रिमिनल ऑफेंसेस रखे गए हुए हैं। तो ये जो है ब्रिटिश टाइम के जो है ऑफेंसेस हैं, जिन्हें अभी तक रेगुलेट ही नहीं, जिन्हें अभी तक जो है वो रिमूव ही नहीं किया गया था। यही ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि लगभग 50% जो है इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेज जो हैं वो 1536 बिजनेस लॉज में एग्जिस्ट करते हैं। और इन इम्प्रिजनमेंट लॉज की वजह से जो है एंटरप्रेन्योरशिप डिटर होती है, जॉब क्रिएशन रुकता है और जीडीपी ग्रोथ सफ़र होता है। तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक भी लगभग 3.6 करोड़ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जिसमें 2.3 करोड़ जो हैं वो एक साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो ये 2025 का जो बिल है ये 355 प्रोविजंस को जो है वो अमेंड करना चाहता है। अब कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो जैसे वार्निंग और इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 76 ऑफेंसेस के लिए अंडर 10 एक्ट्स। माइनर प्रोसीजरल और टेक्निकल डिफॉल्ट जो है उनमें अब जेल टर्म नहीं होगा। एक ऑटोमेटिक 10% इंक्रीज होगा पेनल्टी में हर 3 साल में, ताकि बिना किसी फ्रेश अमेंडमेंट के जो है डेटरेंस रखी जा सके। ठीक है, तो बार बार अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का मोटिव है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस फिलॉसफी का, मेक इन इंडिया का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करना और जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आना। तो बिल जो है अभी सिलेक्ट कमेटी के पास है लोकसभा में, और ये बाद में नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में इसको अब जो है वो अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरी आउट कर दिया है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, जिसमें क्यूआर सैम्स, विशोराड मिसाइल्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो है वो कंप्राइज करते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट जो है सक्सेसफुली इन्होंने अपना रोल निभाया है। तो ये एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे तीनों जो हैं कंपोनेंट्स, और एक मल्टी लेयर्ड मोबाइल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिफेंस शील्ड जो है इंडिया को देंगे ये। तो अगर हम देखें क्यू आर सैम, तो ये तो आपको पता है डीआरडीओ ने बनाया है। 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, और ये हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे कन्फिगर किए जा सकते हैं। ऐसे ही वीशोराड्स हैं जो रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने बनाए हैं। फोर्थ जनरेशन टाइप के हैं ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। 300 मीटर टू 6 किलोमीटर तक की इनकी रेंज है, और ये न्यूट्रलाइज करेंगे ड्रोन्स को, यूएवीज को और अदर एरियल थ्रेट्स को। ऐसे ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं जो कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज हैदराबाद ने बनाया है। लेस देन 3 किलोमीटर की रेंज है। ये यूएवीज और स्वॉर्म ड्रोन्स को जो कि जो है स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं उनको टारगेट करेंगे और उनके सेंसर्स को भी डिसेबल कर देंगे। तो इंडिया जो है वो एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस में आ जाएगा जिसके पास ऑपरेशनल डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर सकता है डाइवर्स एरियल थ्रेट्स को विद इन अ 30 किलोमीटर रेंज। इंडिजिनस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, फुली होम ग्रोन वेपन्स है, तो एक तरह से माइलस्टोन है हमारे इंडिया के सेल्फ डिफेंस सेल्फ रिलायंस के लिए। तो इफेक्टिव इंटीग्रेशन हो सकेगी इनकी मिसाइल्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स की, जिससे इंडिया के को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस मिलेगा। और एक हमारा स्टेपिंग स्टोन होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र जो है वो इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस किया था। तो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कैसे इंडियन एयर डिफेंसेस ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किए थे पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को, जब हमने S-400 ट्रायम्फ, बराकेट, एमरसैम और इंडिजिनस आकाश मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय किया था। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लूम सिंड्रोम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी जो कि डायग्नोज की गई थी ब्लूम ब्लूम सिंड्रोम से। उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया गया यूजिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम हर यंगर ब्रदर। तो ब्लूम सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बीएलएम जीन जो होता है वो सही से फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से ग्रोथ डिलेज होते हैं, वल्नरेबिलिटी हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। तो ये बीएलएम जीन जो है एक जीन होता है जो कि प्रोटीन इन्वॉल्व होता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को मेंटेन करने के लिए। वो सफ़र करता है इसमें, जिसकी वजह से जो है सेल्स जो है अपनी एबिलिटी टू रिपेयर डैमेज डीएनए नहीं जो है वो इंश्योर कर पाते, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। तो ये एक इनहेरिटेड डिसीज़ है। मोस्ट कॉमनली ये ईस्टर्न यूरोपियन जूइश पॉपुलेशन में देखी जाती है। तो पुअर ग्रोथ सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर है इसका। बिलो नॉर्मल एवरेज हाइट रहेगी, नैरोइंग ऑफ द हेड एंड फेस हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी जिससे जो है डायबिटीज़ भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट करने में। एडल्ट्स में देखें तो मेल स्टेरिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। और ब्लूम सिंड्रोम से जो है एक टाइप ऑफ कैंसर भी डेवलप होने का बहुत रिस्क रहता है, खासकर अर्ली एज में ही। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नमस्ते स्कीम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने नमस्ते स्कीम के बारे में जो है वो इन्फॉर्म किया है, जो कि एक स्कीम है फॉर्मलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए पर्सनस एंगेज्ड इन हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 3 साल के लिए। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़ीरो फेटेलिटीज़ हो सैनिटेशन वर्क में इंडिया में। सभी तरह का सैनिटेशन वर्क जो है वो स्किल्ड वर्कर्स परफॉर्म करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईएनएस कदमत। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवल शिप आईएनएस कदमत ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 3 डे पोर्ट कॉल एट सुराबिया, इंडोनेशिया। तो आईएनएस कदमत जो है एक इंडिजिनस स्टेल्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, जिसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में जनवरी 2016 में। प्राइमरी रोल जो है आईएनएस कदमत का है कि वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन एनालिसिस के हिसाब से लगभग 500,000 पीपल गाजा में जो है वो एक फैमिन में ट्रैप्ड हो चुके हैं। तो ये जो है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है फंडेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज़, और ये मेन ग्लोबल सिस्टम की तरह रिकग्नाइज किया जाता है सिवेरिटी ऑफ हंगर क्राइसिस को मेजर करने के लिए। ये आईपीसी को ओवरसी किया जाता है 19 मेजर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल बॉडीज़ द्वारा। एक इनोवेटिव मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल इनिशिएटिव है ये। आईपीसी सिस्टम जो है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को 5 फेज स्केल पर चार्ट करता है। तो एक एरिया को क्लासीफाई करना एज अ फेमीन, उसमें कम से कम 20% पीपल मस्ट बी सफरिंग एक्सट्रीम फूड शॉर्टेजेस, और 1 in 3 चिल्ड्रन एक्यूटली मालनरिश्ड हों, 2 people आउट ऑफ एवरी 10,000 जो है वो डेली ड्राई जो है वो जो है स्टारवेशन से मर रहे हों और माल न्यूट्रिशन या डिसीज से सफ़र कर रहे हों। तो ये जो डेटा है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बाकी की रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मटुआ कम्युनिटी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सोशल आउटफिट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है मार्च विद मेंबर्स ऑफ मटुआ कम्युनिटी। तो मटुआ कम्युनिटी एक मार्जिनलाइज्ड हिंदू सेक्ट है जिसकी रूट्स 19th सेंचुरी में हम देख सकते हैं। इनकी सोशल रिलीजियस प्रेजेंस जो है वो बंगाल रीजन में है, पर्टिकुलरली अक्रॉस बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। हरिचंद ठाकुर जो है 1860s में उन्होंने इसको फाउंड किया था इस ग्रुप को, और एज अ रिस्पॉन्स टू डीप सीटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1947 में मटुआ कम्युनिटी ने सोशल पॉलिटिकल शिफ्ट्स एक्सपीरियंस किए, और ये करंटली सेकंड लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन है इनकी वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली इंद्रानिल भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है एज अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली आप मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हो सेंट्रल बैंक के थ्रू, ताकि आप इंटरेस्ट रेट्स जैसे मनी सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करते हो। ठीक है। तो आरबीआई के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन हो और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ अचीव रहे। तो
अमेंडेड आरबीआई एक्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई हर 5 साल में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है वो डिटरमिन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ताकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो सके। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं जो 4 साल तक का टर्म होल्ड करते हैं। डिसीजन जो है एमपीसी का वो बाइंडिंग होता है आरबीआई के ऊपर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज मैत्री। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, वो मेघालय में होने वाली है। तो ये 14th एडिशन जो है ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ दोनों आर्मीज़ का जो है वो एनहेंस करने के लिए की जा रही है ताकि जॉइंट कंपनी लेवल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो हैं सेमी अर्बन टेरेन में एक्सरसाइज किए जा सकें। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Jan Vishwas 2.0. This topic is important for your governance section. So Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025, which is also being dubbed as Jan Vishwas 2.0, has been recently introduced in the Lok Sabha. This new bill is an extension of the Jan Vishwas 2023 Act, which aims to amend 16 central acts. The aim is to decriminalize and rationalize some offences and penalties. The bill will further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. So, according to Vidhi Center for Legal Policy, 370 out of the 882 central laws have criminal provisions for 7305 crimes. Over 75% of all crimes are defined under laws which regulate areas beyond core criminal justice. So, for example, arrest is possible for trivial acts like milking a cow on the street or not exercising a pet dog. So, uh, out of the 1500 plus business laws, over 50% of them carry imprisonment clauses, which deters entrepreneurship, job creation, and GDP growth. According to National Judicial Data Grid, there are over 3.6 crore pending criminal cases in India's district courts, over 2.3 crore of which are more than 1 year old. So basically, this is a burden on judiciary. So this bill is proposing amending 355 provisions. So first time offenders will be given just warning and improvement notice. Okay. Uh, Imprisonment clause are being removed for minor procedural or technical defaults. Rationalization of penalties will be done so that an automatic 10% increase in a penalty every 3 years will be done so as to ensure deterrence without the need of any fresh amendments. So this is a vision of government to have minimum government, maximum governance, and to support Make in India, ease of doing business, and judicial reforms. So this bill is under review by a select committee of Lok Sabha, and this will be passed perhaps in the next parliamentary session. So the next topic is integrated air defense system. This topic is important for your security section. So Ministry of Defense has announced that DRDO successfully carried out the first flight tests of the integrated air defense weapon system. This is a multi-layered defense system which comprises of QRSAMs, VSHORADs, and directed energy weapons. And all of them are controlled by a centralized command and control center. So this is a multi-layered mobile and technologically advanced defense shield which comprises of QRSAM, developed by DRDO, having a range of 3 to 30 kilometers, which can be configured on highly mobile platforms. Then we have VSHORADs, which is the fourth generation man portable air defense system, having the range of 300 meter to 6 kilometer, which can neutralize drone, UAVs, and other aerial threats. Then we have directed energy weapons, which has a range of less than 3 kilometers, but it can successfully destroy UAVs and swarm drones by causing structural damage to them and disabling their sensors. So this places India among a select group of nations with operational directed energy systems. So this integrated air defense weapon system is strategically important because it can neutralize the diverse aerial threats within a 30-kilometer range. So its indigenous command and control system and fully homegrown weapons mark a major milestone in India's air defense self-reliance. This test has also demonstrated that integration of missiles and directed energy weapon systems are strengthening India's multi-year air defense. It is a stepping stone towards Mission Sudarshan Chakra, okay, which was announced by PM Modi in his Independence Day speech. So we all saw how the hostilities which followed Operation Sindoor led to Indian air defenses successfully intercepting Pakistani missiles and drones using S-400 Triumph, Barak 8 MRSAM, and indigenous Akash missile systems.
So the next topic is Bloom syndrome. This topic is important for your social issues. Recently, a 12-year-old girl diagnosed with the Bloom syndrome underwent a bone marrow transplant using stem cells from her younger brother. So Bloom syndrome is a genetic disorder in which BLM gene, a protein coding gene, does not function as it should. It leads to growth delays, vulnerabilities to infections. So BLM gene is a gene which makes a protein involved in maintaining the structure of DNA. Mutations of the BLM gene can cause cells to lose their ability to repair damaged DNA, and which may lead to abnormal cell growth. So, how does it occur? It is inherited in an autosomal recessive. It is most commonly seen in Eastern European Jewish population. So, poor growth is a common clinical feature. Below normal average height and narrowing of the head and face is witnessed. Insulin resistance can also lead to increased risk of diabetes. Higher risk of contracting infections are there. Uh, in adults, male sterility and female infertility can happen. Then they are also at risk of developing cancer at an early stage. Okay. So the next topic is Namaste scheme. This topic is important for your social issues and governance section. Union Minister of Social Justice has informed about the Namaste scheme, which aims to formalize and institutionalize the persons engaged in hazardous cleaning of sewers and septic tanks. It is jointly being implemented by Ministry of Social Justice and Ministry of Housing and Urban Affairs. It is implemented by the National Safai Karmcharis Finance Development Corporation. So it would be implemented for 3 years. The aim is to achieve zero fatalities in sanitation work and ensure that all sanitation work is performed by skilled workers only. So the next topic is INS Kadmat. This topic is important for your security section. INS Kadmat has successfully completed a 3-day port call at Surabaya, Indonesia. So it's an indigenous stealth anti-submarine warfare corvette, which was commissioned into the Indian Navy in January 2016. Its primary role is to have an anti-submarine warfare. Okay. So the next topic is integrated food security phase classification. This topic is important for your social issues. So according to a new integrated food security phase classification analysis, more than 500,000 people in Gaza are trapped in famine. So integrated food security phase classification is an independent body funded by Western countries, and the aim is to and it is the main global system for measuring the severity of hunger crisis. It is overseen by 19 major humanitarian organizations and regional bodies. So it is an innovative multi-stakeholder global initiative aimed to enhance food security and nutrition analysis to inform decisions. So for an area to be classified as a famine, at least 20% of people must be suffering extreme food shortages, and with 1 in 3 children acutely malnourished and 2 people out of every 10,000 dying daily from starvation or malnutrition and disease. So IPC relies on UN World Food Program and other relief organizations and government agency data. Okay. So the next topic is Matua community. This topic is important for your social issues. A social outfit recently organized a march with members of Matua community, which is a marginalized Hindu sect with roots in 19th century. So it's a social religious community in the Bengal region, particularly across Bangladesh and West Bengal. It was founded by Harichand Thakur in 1860s, and this was a response to deep-seated caste discrimination present within Hindu society at that time. So, following the partition of Bengal, Matua community experienced profound socio-religious, socio-political shifts, and currently they constitute as the second largest SC population in West Bengal. So the next topic is Monetary Policy Committee. This topic is important for your economy section. RBI has recently appointed Indranil Bhattacharya as a member of Monetary Policy Committee. Monetary policy is the use of monetary instruments like interest rates, money supply, and availability of credit to achieve the ultimate objective of economic policy. RBI is vested with the responsibility of conducting monetary policy. The primary objective is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Amended RBI Act also provides for the inflation target to be set by the Government of India in consultation with RBI once in every 5 years. And MPC is constituted by central government to determine the policy interest rate. It will have 6 members, and the external members also hold office for a period of 4 years. The decision of MPC would be binding on the RBI. So the next topic is Exercise Maitri. This topic is important for your security section. So 14th edition of Exercise Maitri, which is a joint military exercise between India and Thailand, is scheduled to be held in Umroi, Meghalaya. So this 14th edition is designed to further sharpen the operational capabilities of both armies in undertaking joint company level counter-terrorism operations in semi-urban terrain. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.